चाणक्य जो थे, जिनको बदला लेना था नंदास से बेइज्जती का, तो उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में और भी अच्छी स्टोरीज चलती हैं। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य के चंद्रगुप्त वाज नॉट दी ओनली शिष्य दैट ही वाज ओनली स्टूडेंट दैट ही वाज ट्रेनिंग। सिर्फ उनको ट्रेन नहीं कर रहा था, 2 स्टूडेंट्स थे, एक चंद्रगुप्त और एक मलय केतु। कुछ मंत्र मिलते हैं ऐसे, कॉलेरा अगर हो गया है तो उस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उस मंत्र कॉलेरा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ क्या कहते हैं, आपको वैदिक लिटरेचर में ही पर्टिकुलरली आयुर्वेद का भी आपको ओरिजिन जो है वो वैदिक लिटरेचर से ही होता है। तो वहाँ पे वैदिक लिटरेचर में आपको आयुर्वेद की शुरुआत मिल जाती है, विच मीन्स मेडिसिनल जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई थी। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। All right. Mohit, I am Professor Ganganath Jha. I teach history at MIT IDT University, Pune. And before this, since I am from this millennial generation, was born in 1990s. So, like everybody else, I went for engineering first, completed my engineering in electronics and communication from Biju Patnaik University. उसके बाद मैंने कंट्रेंट्रा टेक्नोलॉजीज में काम किया। वहाँ से फिर उसके बाद मैं चला गया सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। बट आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नॉट फिट आउट फॉर दिस एंड आई डिसाइडेड टू स्विच। टीचिंग टू मी हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। आई मीन सिंस आई वाज ट्राइंग टू गेट बैक टू द इंडस्ट्री, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज आस्क्ड मी कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री अच्छी थी, तुम प्रिपरेशन के दिनों में हमें पढ़ाया करते थे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री था, तो व्हाई डोंट यू टीच इन माय कोचिंग एकेडमी फॉर फ्यू एक्स्ट्रा बक्स। आई सेड ओके, आई गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ट्राई दिया, पढ़ाया, लोगों को अच्छा लगा और मोर देन एनीबॉडी मुझे अच्छा लगा। एंड क्योंकि मुझे टीचर्स वैसे मिले थे अपने टाइम हिस्ट्री पढ़ाने वाले, पर्टिकुलरली अवध ओझा सर, हेमंत झा सर, परमार सर, तो दे मोटिवेटेड मी फॉर हिस्ट्री। और वो जो क्यूरोसिटी होती है वो मुझ में पैदा कर दी उन्होंने, और उस क्यूरोसिटी की वजह से मैंने फिर आई डिड माय मास्टर्स एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द यूजीसी नेट एंड लकीली यूजीसी नेट में आई गॉट 99 परसेंटाइल ऑल इंडिया। तो उसकी वजह से फिर मुझे देन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एंड currently I am working on the ancient Indian philosophies, my research paper, and my PhD is in the British Indian period. तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड है क्योंकि यूपीएससी में ये सब पढ़ना पड़ता था, तो इट हैज हेल्प मी कि मुझे नैरो डाउन नहीं करना पड़ा अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो जितने अच्छे से मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जितने खुश होके, उतनी अच्छे से मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उतनी अच्छे से मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ। रिसेंट अभी पॉडकास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये पीरियड्स क्या है, जोनिफिकेशन क्या है उसके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड करेंटली आई एम एंजॉयिंग माय प्रोफेशन एज ए प्रोफेसर एंड एट द सेम टाइम रिसर्च वर्क भी एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमें एक बेसिक ओवरव्यू दें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में और उसके मेजर टाइम पीरियड्स के बारे में। ओके, मैं आपको हिस्ट्री का ओवरव्यू दूंगा, उससे पहले मैं आपको इस नेमिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री ही क्यों? हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से हम एंशिएंट हिस्ट्री को एंशिएंट नहीं बुलाते थे, मिडाइवल हिस्ट्री को मिडाइवल नहीं बुलाते थे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है, जिस फॉर्म में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये लिखना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम लोग हिस्ट्री नहीं लिखते थे, हम ग्लोरिफिकेशन में विश्वास करते थे। सवाल है ग्लोरिफिकेशन कैसे? आपने कहानियां सुनी होंगी कि हम लोग कहते थे 5,000 हाथी आ गए, 10 लाख घोड़े आ गए, बट सुनने में थोड़ा लगता है कि नहीं यार, इतना नंबर एग्जैजरेटेड नहीं हो सकता,
इसलिए अंग्रेज हमको बुलाते थे कि इनको हिस्ट्री लिखनी नहीं आती, दे आर ए हिस्टोरिक कल्चर। उन्होंने हिस्ट्री का नाम रखना शुरू किया, हिस्ट्री लिखनी शुरू की हमारे लिए, ऐसा लोग मानते। थोड़ा बहुत इसमें भी डिस्प्यूट है जो हम आगे पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कवर करने की। बट ऐसा उन्होंने लिखना शुरू। उन्होंने जब हमारी हिस्ट्री का नाम रखा तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला नाम था हिंदू इंडिया, दूसरा नाम था मुस्लिम इंडिया और तीसरा नाम था ब्रिटिश इंडिया। यहां से इशू शुरू हुए। अब सवाल यह है कि अगर पहला पीरियड इंडिया का हिंदू इंडिया है, तो उन राजाओं का क्या हुआ जो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, या उन राजाओं का क्या हुआ जो जैनिज्म में बिलीव करते थे? क्योंकि हम तो सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा भी अपने आखिरी स्टेजेस में आके जैन बन गए थे। कहीं कहीं पे सोर्सेस में लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली जैना सोर्सेस इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो फिर उनका क्या हुआ? और अगर बात है कि मिडाइवल पीरियड को आप मुस्लिम इंडिया कहते हो, तो राजपूताना का क्या हुआ, राइट? और अगर ब्रिटिश इंडिया कहते हो आप, इनिशियली जो मॉडर्न इंडिया का पीरियड है, तो उसमें महाराजा रंजीत सिंह हुए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ गए? क्योंकि मॉडर्न इंडिया की डेफिनेशन आप रखते हो औरंगजेब के मरने के बाद, एंड रंजीत सिंह इज आफ्टर औरंगजेब। तो महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री का क्या हुआ? और अगर पहला वाला हिंदू इंडिया और दूसरा मुस्लिम इंडिया है, तो तीसरा क्रिश्चियन इंडिया होना चाहिए था। व्हाई नॉट ब्रिटिश इंडिया, राइट? तो कुछ डिस्प्यूट्स आए। फिर उसके बाद अंग्रेजों के बाद से जब हिस्ट्री लिखना शुरू किया है कम्युनिस्ट लोगों ने इंडिया में, तो फिर कम्युनिस्ट लोगों ने इस चीज का नाम बदल के जो ब्रिटिश मॉडल्ड हिस्ट्री है एक्चुअली, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, उसमें इस चीज को बांटा है, जैसा ब्रिटिश अपनी हिस्ट्री को बांटा। पर अब इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री को देखोगे तो उसमें आपको क्लियर कट डिविजन्स मिलते हैं। जैसे जो रोमन एम्पायर का टाइम है, तो वो एक एंशिएंट इंडिया का पीरियड है, एक एंशिएंट ग्लोरिफिकेशन वाला किंगडम। जब आप मिडाइवल यूरोप को देखते हो तो बहुत ही ज्यादा रूडिमेंट्री फॉर्म में, सिटी स्टेट्स में बटे हुए, छोटे छोटे शहरों में बटे हुए, बहुत ज्यादा उस तरह का फॉर्म आपको नजर आता है। और जब आप मॉडर्न को देखते हो तो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट आपको नजर आता है। लेकिन जब मैं इसी फॉर्म को इंडिया में डालूं आज की डेट में, तो इंडिया में आपको एंशिएंट में ग्लोरिफाइड गुप्तास भी दिखते हैं, ग्लोरिफाइड मौर्यास भी दिखते हैं, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी दिखता है। लेकिन मिडाइवल पीरियड हमको ऐसा सच नजर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रूडिमेंट्री फॉर्म में हम कभी गए ही नहीं। हमारे पास राजपूताना हिस्ट्री थी, बंगाल में पालाज रूल कर रहे थे, दक्षिण में मिडिल सेंचुरी में आओगे तो इंपीरियल चोलाज आ गए थे। तो हम तो रूडिमेंट्री फॉर्म में कभी गए ही नहीं, तो हम मिडाइवल कैसे हो गए? मिडाइवल तो आप उसको बोलते हो जो बंदा बैकवर्ड हो जाए। तो हमारे यहाँ तो कमिंग एंड गोइंग ऑफ पावर लगा रहा, तो हम कभी मिडाइवल बने ही नहीं। आज के हिस्टोरियंस इस चीज पे भी डिस्प्यूट लेते हैं कि आप ब्रिटिशर्स की तरह हमें नेम नहीं कर सकते, तो हमको आपको पीरियड वाइज ही बांटना पड़ेगा। तो देन कमिंग टू योर क्वेश्चन कि किस तरह के पीरियड, तो जैसा इंडियन हिस्ट्री में पीरियड होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो कौन से जोन्स है एंशिएंट हिस्ट्री के, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारे लिए शुरू कब से होती है। एंशिएंट हिस्ट्री हमारे लिए लगभग शुरू होती है 10 मिलियन ईयर एगो से। 10 मिलियन ईयर एगो से लेके 10,000 BC तक हम इसको प्री हिस्ट्री मानते हैं। उसके बाद प्री हिस्ट्री के बाद हमारी जो है IBC का पीरियड हमको नजर आता है, वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड कोलैप्स होने के बाद हमको वैदिक पीरियड नजर आता है। वैदिक के बाद मेजरली हमको लेटर वैदिक पीरियड नजर आता है। लेटर वैदिक खत्म होते होते इंडिया जो है जन के आधार पर छोटे छोटे जनपद में बढ़ चुका था। तब तक जन यानी कि इंसान, और इंसान जहां रहते थे तो वो जनपद। फिर इन जनपदों में से एक जनपद उठता है जिसके पास रिसोर्सेस थे, क्योंकि वो मगध था, बगल में उसको आयरन माइंस मिल गए थे। क्योंकि पटना के आसपास आप देखोगे रीजन वाइज, तो बगल में झारखंड के माइंस मिल जाते हैं आपको। अचानक से जंगल वगैरह मिल गए थे, और पटना की टोपोग्राफी ऐसी है कि वो 3 तरफ से नदी से कवर्ड है, तो किसी के लिए उसको अटैक करना मुश्किल था, और उसके लिए सबको अटैक करना आसान हो गया था। तो जल दुर्ग बनाते हुए वो सबको अटैक करते हैं, मगध एक एक करके कैप्चर करते हैं, और पहला बड़ा एम्पायर जो है इंडिया में
मगध एम्पायर के रूप में क्रिएट होता है। फिर कहानियां सुनी होंगी, उसमें कुछ मिथ है, कुछ स्टोरीज हैं। एक आदमी उठता है जो कहता है कि भाई नहीं, मगध, नंदवंश और मगध ये दोनों अंतर है। राष्ट्र प्रेम और राजा से प्रेम अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए वो नंदास जो उस समय रूल कर रहे थे उनको डिस्ट्रॉय करके अपने चेले चंद्रगुप्त को बिठाता है और वहां से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे एंगेजमेंट्स बढ़ते हैं ग्रीक्स के साथ। तो जब मौर्यन वीक होते हैं तो ग्रीक्स इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बीच में एक इंडो ग्रीक का फेज आता है। जब वो कोलैप्स करते हैं तो गुप्ताज आते हैं उनकी जगह, और साउथ में सातवाहन आते हैं। गुप्ताज के खत्म होते होते एक आधा माइनर डायनेस्टी, हर्षवर्धन एक मेजर रूलर आता है। एंड द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट ग्रेट रूलर इन एंशिएंट इंडिया। जोनिफिकेशन थोड़े ज्यादा हैं एंशिएंट इंडिया के, बट यस, मेजरली अगर आप देखेंगे तो द पीरियड्स आर आईवीसी, वैदिक, मौर्यास एंड गुप्तास। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, मतलब उसकी अचीवमेंट्स क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक तो नाम से जैसे आपको पता चला होगा कि हाँ, इंडस रिवर के आसपास की सिविलाइजेशन थी। कुछ लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, correct? और कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जो घाघरा हक्कर चैनल है, अगर आप गूगल इमेजिंग के थ्रू देखेंगे तो वो रिवर काफी ज्यादा लंबी नजर आती है पहले। तो हो सकता है वो सरस्वती द लॉस्ट रिवर हो। हम इसके बारे में ये जानते हैं कि दिस सिविलाइजेशन वाज वेरी वेल डेवलप्ड इन टर्म्स की जो उसके ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे समझ लीजिए कि आज जो हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि वो पाकिस्तान वाली साइड अब पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो वैसे डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम आज तक पाकिस्तान में नहीं बना पाया। और क्योंकि वो इलाका बहुत ज्यादा सूखा वाला भी इलाका नहीं है, राइट, कि अरेबियन सी बगल में लगता है, तो आपको पता है जो समुद्र के से बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती इन इलाकों की, वहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम आज भी फुल्ली फंक्शनिंग है। जहाँ मुंबई के हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स काम नहीं करते हैं कई जगह पे, राइट, उसको रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन वो सिस्टम्स फंक्शनिंग है और अच्छे से फंक्शनिंग। हमको उनके बारे में पता चलता है कि लोगों को लगता है कि यार एंशियंट पीरियड होगा तो डुप्लेक्स घर नहीं बन सकते होंगे। आपको आयरनी ये बात जान के होगी कि वहाँ जो कॉलोनी बनती थी, शहर को दो हिस्सों में बांटते थे वो लोग, एक लोअर टाउन और दूसरा सिटाडेल। सिटाडेल में जितने अमीर लोग हैं वो सारे अमीर लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते होंगे, और जो लोअर टाउन है वहाँ कॉमन मैन रहते होंगे। कॉमन मैन जो है उनके घर भी डुप्लेक्स हुआ करते थे, 2 मंजिल के घर। अब सीमेंट तो थी नहीं, तो 2 मंजिला घर कैसे बना रहे थे, राइट? कुछ सवाल हैं, उनके पास कौन सी टेक्निक थी, और जो घर तब तक टिक रहे थे इतना लंबा, क्योंकि खुदाई से हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिले हैं कि हाँ 2 मंजिल के घर हैं वो सारे। प्लस उनके जो रोड बनाने की सिस्टम थी वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। मेन रोड कॉलोनी के बीच से गुजरती है और हर गली से एक रोड आती है जो उस रोड को परफेक्टली 90 डिग्री पे डाइसेक्ट करती है, विच मीन्स इट वाज क्लियरली वेल प्लान्ड। और आज भी जब आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो द बेस्ट वे इज टू कट द रोड एट 90 डिग्रीज ओनली, ताकि आप मेजरली बहुत अच्छे से डिवाइड कर सको। आपको मॉडर्न डे चंडीगढ़ में ये चीज नजर आती है काफी जगहों पर। मेन रोड को जो रोड आती है कॉलोनी से वो 90 डिग्रीज पे कट करती है करके। सोचिए कितना एडवांस सिस्टम रहा होगा। एक चीज और हमको बहुत अच्छे से नजर आती है आईवीसी में, कि आईवीसी में एक सील है, पशुपति सील। पशुपति सील में इट इज कंसिडर्ड वो शिव की तरह दिखते हैं, राइट। उसके अलावा भी कुछ शील्स हैं। उन शील्स में पशुपति शील तो बहुत फेमस है इसलिए लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। उन शील्स में बहुत ही डिफिकल्ट एडवांस्ड योगा पोजिशंस बने हुए हैं। मतलब सोचिए कि क्या आईवीसी के लोग अगर पशुपति शील में योगिक पोजीशन में बना रहे हैं शिव को, तो क्या वो योगा प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे?
ये कुछ सवाल हैं जो बने हुए हैं, कुछ अजीब एनिमल्स बने हुए हैं सेल्स में, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च हुई नहीं है, चल रही है। आईवीसी को हम लोग हिस्ट्री का हिस्सा नहीं मानते, कायदे से आप देखो तो। उसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्सा होता है जिसमें चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन हम आप समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम वो लिपि नहीं पढ़ते। लिपि इज़ द स्क्रिप्ट। वी कैन नॉट स्टिल रीड द स्क्रिप्ट ऑफ आईबीसी। कुछ चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं उसके बारे में, कुछ अल्फ़ाबेट्स डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से वी आर स्टिल नॉट एबल टू रीड इट। इसी वजह से हम उसको प्रोटो हिस्ट्री अलग नाम हमने दे रखा है। दिस इज़ सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशंस अबाउट आईबीसी। बहुत ही डेवलप्ड चीज़ है, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन। लोथल में पोर्ट सिटीज़ बनाई हुई है इन्होंने, अनइमेजिनेबल। और थोड़ा-सा आपके ऑडियंस के लिए मैं सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ कि खत्म जब आईबीसी हुई थी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आईबीसी की कुछ साइट्स पे आज भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के आपको तरीके मतलब क्या कहते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। और कुछ थ्योरीज चलती हैं कि क्या आईवीसी जब खत्म हुआ था तो न्यूक्लियर वॉर की वजह से हुआ था। और दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बाय द हिस्टोरियंस, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो अगर मैं बात करूँ geographical features की, how did the geographical features of that region influence the development of IVC, Indus Valley Civilization? Okay, if you're looking for geographical features per se, right? So the geographical features affected Indus Valley civilization in both ways. I mean, in a good way also and in a bad way also. किसी भी सभ्यता को बनने के लिए क्या जरूरत होता है? सबसे पहले पानी। अगर शहर के आसपास पानी नहीं है तो वो फतेहपुर सिकरी की तरह हो जाएगा, अकबर के बनाया हुआ। अकबर ने एक शहर बनाया था फतेहपुर सिकरी, बंदा पानी जुगाड़ करना भूल गया, तो शहर कभी अच्छे से बस नहीं पाए, लोग बाहर आ गए वहां से। नेवरदलेस, तो जहां तक बात है इसकी आईबीसी की, तो आईबीसी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही थी कि उसके रिवर्स आसपास, रिवर्स अच्छे थे, पानी का सोर्स अच्छा था। पानी का सोर्स अच्छा होगा तो नेचुरली एग्रीकल्चर अच्छा होगा। और जब एग्रीकल्चर अच्छा होता है, हम और आप आज दूसरा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? आप पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर मैं हिस्ट्री रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को हिस्ट्री सिखा रहा हूँ या मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब हाथ में पैसे लेकर मार्केट जाऊँगा, तो मुझे पता है मुझे सब्ज़ी मिल जाएगी, मुझे अनाज मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता हो या आपको पता हो, यार वो मिलना नहीं, अगर मैं पैसे लेके भी जाऊँगा तो मुझे नहीं मिलने वाला है, मुझे चावल, गेहूँ नहीं मिलने वाला। तो मैं और आप ये छोड़ के खेती करेंगे, राइट? और सिविलाइज़ेशन कब बड़ा होता है? जब सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ यानी कि बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ये चीज़ें बड़ी होती हैं, तभी कोई सिविलाइज़ेशन ग्रो करता है। और जब आप आईवीसी को देखते हो, तो यहाँ पे पानी का सोर्सेस होने की वजह से, इनफ सोर्सेस होने की वजह से, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, इसीलिए लोग बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाते थे। मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों पे फोकस कर पाते थे और बिज़नेस जैसी चीज़ों पे फोकस कर पाते थे। तभी आपको ग्रीस में जाके आईवीसी के सील्स मिलते हैं, वहाँ पे जाके इजिप्ट में सील्स मिलते हैं वहाँ पे आईवीसी के। इसीलिए वो सिविलाइजेशन इतना डेवलप हो पाया था। तो ज्योग्राफी इस चीज़ का, पर्टिकुलरली इंडस रिवर का यहाँ होना, सरस्वती रिवर का यहाँ होना आस-पास, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये सिविलाइजेशन कोलैप्स भी उसी वजह से हुआ कि लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, नदियाँ सूखनी स्टार्ट हो गई। और जब नदियाँ सूखनी स्टार्ट हो गई तो लोग वहाँ से जाने लगे। और पर्टिकुलरली अगर दूसरा रीज़न भी हम माने कि मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है कि आर्यंस आए और आर्यंस ने इस सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया। तो भी आर्यंस आ पाए क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर रहा होगा। क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई सिविलाइजेशन है, तो नॉर्थ वेस्ट में आना, पर्टिकुलरली हिंदू कुश को क्रॉस कर, तो ज़्यादा आसान है। लोग बोलते हैं ना कि भाई वॉर कर लो या बाकी चीज़ें जो भी है। लेकिन वॉर का पर्सपेक्टिव किसी भी पंजाब के आदमी के हिसाब से और बंगाल के आदमी के हिसाब से बहुत अंतर होता है। लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, वन शुड वी प्रोटेक्ट, वी लव आवर नेशन, वी वांट टू प्रोटेक्ट, बट व्हाई वॉर हैज टू बी द लास्ट ऑप्शन ऑलवेज? क्योंकि अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो जब बम गिरेगी तो मैं झारखंड में रह रहा हूं, मेरे घर पे नहीं गिरेगी,
वो गिरनी आपके घर पे है। तो आपका पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव उसमें बहुत अलग होगा, राइट? एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज आप वहां रह रहे हो, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी आपकी है पड़ोसी के साथ। तो वहां भी ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी वैसी थी, जब आर्यंस आए अगर मान लो बाहर से, तो वो अटैक कर पाए। तो ज्योग्राफी इज अगेन वन ऑफ द रीजंस। तो पहला रीजन जो हमने देखा कि वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस मिला। द रीजन इज ऑलवेज ब्लेस्ड विथ एग्रीकल्चर। आप आज भी देख रहे हो, पंजाब को देश का अन्नदाता कहते हैं, राइट? टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट उसको अन्नदाता कहते हैं। द सेम रीजन इज द। अगर आप वहां से उसके अलावा आप देखो तो कोलैप्स ऑफ द रीजन में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत बड़े फैक्टर रहे। दोनों ही केसेस में बनने में भी वही रीजन और तबाह होने में भी वही रीजन रहे उसके। ओके, तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आईवीसी के आगे मौर्य की बात करूँ या गुप्ता एम्पायर्स की बात करूँ, दे आर ऑफन कंसिडर्ड एज गोल्डन एजेस इन हिस्ट्री। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें ये दोनों गोल्डन एज माने जाते हैं, गुप्ता और मौर्य। तो उनके क्या की फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से उनके राइज की अगर बात करें या उनके डिक्लाइन की अगर बात करें, तो क्या की फैक्टर्स रहे थे? सबसे पहले तो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इनको हम गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं, राइट? गोल्डन पीरियड हम किसी भी पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी पीरियड, अगर कोई राजा पावरफुल हो जाए बहुत ज्यादा, तो हम उसको गोल्डन नहीं कहते सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मगध मौर्यस के पहले पावरफुल नहीं था, वो मौर्यस के पहले भी पावरफुल था। नंदास वेर पावरफुल इनफ, बट हम उनको गोल्डन पीरियड नहीं कहते। गोल्डन पीरियड कहने का सबसे बड़ा कारण होता है कल्चरल या सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। वो मौर्यस के टाइम पे भी हुआ, वो गुप्तास के टाइम पे भी हुआ। इसके लिए हम उनको गोल्डन पीरियड मानते हैं। जब हम बात करते हैं मौर्यन सिविलाइजेशन, तो मौर्यन सिविलाइजेशन में हमको नजर आती है दी डेवलपमेंट ऑफ अशोकन पिलर्स, जहाँ पे वो लोगों को बता रहे हैं लिख के, राइट, दैट रेस्पेक्ट दी ब्राह्मण्स एंड सरमन्स, जो मॉन्क्स हैं, राइट, ईदर ऑफ द रिलीजन में। आप क्योंकि सरमन्स आर दी मॉन्क्स इन बुद्धिज्म, तो आप दोनों की रिस्पेक्ट कीजिए। वो अपने आप को बताते हैं कि आई एम लाइक द चिल्ड्रन ऑफ द मासेस, राइट, द किंग इज सपोज टू बी द फादर, जिसको आप आज के डेट में भी आप बहुत सारे पॉलिटिकल साइंसेस के टेक्स्ट बुक में पाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रियाई के नाम से। वो उस जमाने में उस चीज की बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रियाई की बात कर रहे हैं एक तरीके से, कि स्टेट इज द फादर ऑफ द मासेस और द पीपल हु आर लिविंग इन इट। तो कल्चरल डेवलपमेंट वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बुद्धिस्ट पिलर्स आपको जिस तरह के दिख रहे हैं, या केव्स बनवाना मॉडर्न डायनेस्टी में, आपको एक जो केव है, सबसे पहली केव है, वो आपको नजर आता है कि मॉरियंस ने ही क्या कहते हैं, बाराबर केव करके एक जगह है बिहार में, जो पहली केव आर्किटेक्चर थी। अब सवाल है कि केव आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? केव आर्किटेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता था कि जो संत हैं वो रहेंगे कहाँ? आज के जमाने की तरह मंदिर वगैरह तो थे नहीं कि वहां रह सके, तो बारिश के सीजन में कहाँ रहेंगे ये लोग? तो उनके लिए केव्स बनवाए जाते थे। तो मॉरियंस ने सबसे पहले केव बना के, एक आजीविका सेक्ट था मखाली को सेल का, ये लोग नियति में विश्वास रखते थे बहुत ज्यादा। नियति मतलब जो होना है वो होके रहे बेसिकली। अगर समझ लीजिए कि ये पॉडकास्ट ऑनलाइन जाना है तो ये चला जाएगा, और नहीं तो किसी वजह से डिलीट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। काइंड ऑफ दीज थिंग्स, वो नियति में विश्वास रखते थे, तो उनको केव्स देना और वहां से फिर उसके बाद स्तूपा बनवाना। ऐसा कहते हैं कि स्तूपा आर्किटेक्चर उस टाइम में बहुत फेमस था। स्तूपा मतलब होता है कि जो अवशेष होते हैं शरीर के जलाने के बाद, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, गौतम बुद्ध के, उन अवशेषों को आप कलश में भर के जमीन में रखते हैं और उसके ऊपर एक गुंबद का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सांची स्तूपा वगैरह हो गए इसमें, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में तो आपको नजर आएगा भोपाल के पास। तो ये स्तूपा आर्किटेक्चर बनाना, रिलीजन को डेवलप करना, कल्चर को डेवलप करना, कल्चर के रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप, तो ये चीजें सबसे, आर्किटेक्चर को डेवलप करना, ये चीजें मौर्यज ने की बहुत ज्यादा। और ये चीजें बहुत जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होती है, क्योंकि एक बार जो टेक्निक एक जनरेशन सीखती है, उसके बाद उस टेक्निक को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है सालों तक। और यही चीज गुप्ताओं ने भी की अपने टाइम। और गुप्ता ज्यादा बड़ा गोल्डन पीरियड रहा क्योंकि उन्होंने न सिर्फ रिलीजन को डेवलप किया, बल्कि लिटरेचर को डेवलप किया।
और वो लिटरेचर आज तक अवेलेबल है और उन लिटरेचर से हमको काफ़ी चीज़ मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उस ज़माने के बारे में समझने का मौका मिलता है। तो बिकॉज़ ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस दैट दे हैड, these periods can be called as the golden period in the Indian civilization. What was the second part of your question? Its rise and fall. Okay, it's rise and fall. तो मिथ वाली थ्योरीज हैं सबसे पहले तो, जो हमको अच्छी लगती हैं सुनने में हिस्ट्री में। तो मिथ वाली एक थ्योरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी जो थे ये मौर्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मूरा नाम की एक फैमिली से आते थे, सही ये कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बहुत ही कम्युनिटी से आते थे, छोटी कम्युनिटी से आते थे बेसिकली। और चाणक्य जो थे, जिनको बदला लेना था नंदास से अपनी बेइज्जती का, तो उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में और भी अच्छी स्टोरीज चलती है। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य के चंद्रगुप्त वाज नॉट दी ओनली शिष्य दैट ही वाज ओनली स्टूडेंट दैट ही वाज ट्रेनिंग। सिर्फ उनको ट्रेन नहीं कर रहा था, 2 स्टूडेंट्स थे, एक चंद्रगुप्त और एक मलय केतु। अच्छा, तो चंद्रगुप्त को स्टार्टिंग में चाणक्य को स्टार्टिंग में ही लगता था कि उनका काम मलय केतु ज्यादा कर सकता है अच्छे से। तो उन्होंने लास्ट में टेस्ट रखा था चंद्रगुप्त और मलय केतु दोनों के लिए, और पहला ऑप्शन उन्होंने मलय केतु को दिया था। उन्होंने दोनों को एक मालाएं दी, अच्छा इस माला को पहन लो। और वो माला कैसी, वो कंठी बोलते हैं ना, वो जो गले में चिपकी हुई माला होती है, मैं देखा होगा कृष्ण भक्ति वाले लोग हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने पहला ऑप्शन मलय केतु को दिया था कि जाओ चंद्रगुप्त से वो माला ले आओ, और जब चंद्रगुप्त सोया हुआ है तब रात में बुला के जाओ चंद्रगुप्त से वो माला ले आओ, लेकिन तुम्हारे पास एक बात का ध्यान रखना, न माला टूटे न चंद्रगुप्त जागे। तो मलय केतु गया लाने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि मलय केतु ने कोशिश की, लेकिन ये संभव ही नहीं था, माला तो गले से चिपकी हुई है, तो अब करे तो करे कैसे। तो 1-2 बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर उसने गुरुदेव को बोला कि गुरुवर संभव नहीं है ये चीज कि बिना चंद्रगुप्त को जगाए ऐसा हो जाए। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ। अगले दिन उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलाया और चंद्रगुप्त से ये बोला, चंद्रगुप्त वो माला ले आओ मलय केतु से, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, न मलय केतु जागे न माला टूटे। चंद्रगुप्त आया माला लेके, लेकिन माला के साथ साथ मलय केतु की गर्दन भी ले आया, सिर पे हाथ रख। एक ही तरीका था, अगर मलय केतु मरता है, गला अलग होता है, तो ही न मलय केतु जागेगा न माला। ऐसा बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कि हाँ, वहां से चाणक्य रियलाइज दैट चंद्रगुप्त वाज द वन। But nevertheless, the original story which we believe, apart from that, which is the boring story, that Nandas were already on decline and somebody had to take over. And that somebody happened to be Chandragupta Maurya, was already from one of the ruling clans. So he seized the opportunity, he saw the opportunity and he seized the opportunity. And from there, the Mauryan Empire started. Yes, he was smart enough to keep the intelligent people beside him, like Chanakya or Kautilya or Vishnugupta, as people call him. Right? He was smart enough to, understand from them, and then forge the alliance against the Greeks, and then expand. And later on, his generations continued to expand the Mauryas. So this is how Mauryas came to power. Guptas also had a very similar story that when Guptas came to power, उस time पे the smaller principalities were ruling. So initially we see, from the beginning that Guptas come to power by, particularly during the period of early period, जो बहुत early king है, घटोत्कच करके हैं। तो ये लोग थोड़े मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हमको मिलता है कि अलग अलग राजाओं से छोटा रूलिंग क्लान है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट कैप्चरिंग द नेबरिंग स्टेट्स एंड देन दे बिकम, और फिर वहां से फिर चंद्रगुप्ता फर्स्ट वगैरह के टाइम से दे स्टार्टेड बिकमिंग पावर्स. This is how Guptas came by capturing the neighboring states and Mauryas came by replacing the Nandas. So this is how the dynasty started. ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, टेम्पल्स और केव्स वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस और हमारे फिलोसफिकल बिलीव्स को उस समय? Okay. जब हम लोग बात करते हैं
अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें हम लोग, तो मौर्यन पीरियड में हमको जो भी टेम्पल्स की बात है जहाँ तक, तो हमको टेम्पल, स्टैंडिंग टेम्पल उस टाइम के नज़र नहीं आते हैं। कि हमको, हमारा ऐसा मानना है कि मे बी वो टेम्पल्स, क्योंकि कहीं-कहीं पे हमको नज़र आते हैं कि बेस बचा हुआ है, जो बेस ईंट का बना होगा बचा हुआ है, और ऊपर का ढांचा शायद लकड़ी का रहा होगा, वुड का। इसलिए ऊपर का ढांचा गायब हो गया। तो हमको वो बेस नज़र आता है। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हमको टेम्पल्स नज़र नहीं आते। पर्टिकुलरली सो मच सो टेम्पल्स हमको काफ़ी ज़्यादा लेट नज़र आते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो एंशिएंट इंडिया खत्म होने, गुप्तास लेटर टुवर्ड्स गुप्तास, लेटर टुवर्ड्स एंशिएंट इंडिया में आप देखोगे, तो हमको कहीं-कहीं पर यूपी में एक जगह है भीतरगाँव करके, वहाँ पे हमको एक टेम्पल मिल जाता है। नहीं तो ज़्यादा करके हमको 8-9 सेंचुरी से ही टेम्पल मिलना स्टार्ट होता है। जहाँ तक टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए, टेम्पल आर्किटेक्चर मोटा-मोटी आपको इंडिया में 3 तरह के मिलते हैं। एक नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्थ में पाया जाता है, एक द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो साउथ में पाया जाता है, और दोनों के बीच का हिस्सा वेसर स्टाइल जो डेक्कन में पाया जाता है। दोनों की अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, दोनों के अपने-अपने चीज़ों से डेवलप हैं। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो टेम्पल्स जहाँ भी होती हैं, उसके आस-पास आपको कहीं नदी मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ में पेरिनियल रिवर्स बहुत सारी हैं, जो साल भर पानी बहता है। तो नॉर्थ में बहुत सारे टेम्पल्स में आपको वाटर टैंक या फिर तालाब बगल में नहीं बनाया जाता है। ज़्यादातर के टेम्पल्स नदियों के बगल में ही बनते हैं। अगर आप साउथ में जाओ, तो आपको क्या कहते हैं, जो टेम्पल्स हैं, साउथ के जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पे अगर आप जाओ, तो वहाँ पे आपको वाटर टैंक मिलता है। अगर आप नॉर्थ के टेम्पल्स की बात करोगे नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, तो टेम्पल के ऊपर का जो शिखर है, वो बहुत ऊँचा होता है। और साउथ में अगर आप जाओगे, तो टेम्पल के ऊपर जो शिखर होता है, वो बहुत ऊँचा नहीं होता है, बल्कि गेट जो होती है, बाहर में गोपुरम करके बनाया जाता है। तो गोपुरम यानी कि गेट, और गेट के ऊपर जो शिखर बनाया, तो वो बहुत ऊँचा होता है। अब उसका रीज़न बेसिकली एक्चुअली ये है कि जब इन्वेजन स्टार्ट हुए इंडिया में, पर्टिकुलरली द इस्लामिक इन्वेजन, तो जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे हमको नज़र आता है कि बहुत सारे नॉर्थ के जितने इम्पोर्टेंट मंदिर थे, तो लगभग सब कभी न कभी तोड़े गए। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वैष्णो देवी पे अटैक्स हों, चाहे हिमाचल में अकबर के द्वारा ज्वाला देवी के आसपास किए गए अटैक्स हों। तो लगभग सारे कभी न कभी, मतलब मोस्ट ऑफ देम, रेयरली ऐसा कोई टेम्पल बचा जो तोड़ा नहीं गया। जितने इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे सारे तोड़े गए। तो नॉर्थ के टेम्पल्स बाद में रीडेवलप किए गए। जब आप रीडेवलप करते हो तो टेम्पल को नया बनाते हो, तो आपको मंदिर के ऊपर का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है। जब आप साउथ में आते हो, तो साउथ में बहुत ज़्यादा दिन तक इस्लामिक इन्वेजन चला नहीं। बीच में थोड़े बहुत पीरियड के लिए मदुरई सल्तनत आया था, लेकिन चला नहीं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स, या जो 9th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं, जो जैसे बने थे वो वैसे ही हैं। अगर खड़ा टेम्पल है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर के हिस्से को तोड़ के फिर से उसको रीडेवलप तो नहीं करोगे। इसीलिए आपने बाहर गेट्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिए, गोपुरम्स के नाम पे बहुत ज़्यादा। तो वो थोड़ा डिफरेंसेस हमको नज़र आते हैं दोनों टेम्पल्स वगैरह में। जहाँ तक बात है केव आर्किटेक्चर की, तो उस ज़माने की फिलॉसफीज़ जो थी, केव आर्किटेक्चर ज़्यादा करके आपको फिलॉसफी दिखाता है बुद्धिज़्म की, उस ज़माने में। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म वाली जो फिलॉसफी, वो एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलती है पर्टिकुलरली, और बहुत सारे केव्स बनाए गए। जब आप केव आर्किटेक्चर को देखते हो, तो सबसे पहले आपको बुद्धिज़्म की फिलॉसफी नज़र आती है, और उसमें आपको प्रॉपर बुद्धिज़्म का इमर्जेंस नज़र आता है। कैसे इनिशियली इन द इनिशियल डेज़ बुद्धिज़्म के अच्छा अलग-अलग प्रकार होते हैं बुद्धिज़्म। जैसे हिंदुइज़्म में अलग-अलग डिफरेंसेस थोड़े बहुत ग्रुप्स के आधार पे, क्या कहते हैं, आपको फॉलोइंग के आधार पे शक्ति कल्ट होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो शक्ति कल्ट यानी कि दुर्गा माँ में ज़्यादा मानते हैं। कुछ लोग शैविज़्म में मानते हैं, शिव भक्ति करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, आपको विष्णु कल्ट में मानते हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। तो अच्छा, तो इसी तरीके से बुद्धिज़्म में भी बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शंस हो। क्या डिस्टिंक्शन होते हैं कि पहले आता है हीनयाना, जो सबसे पुराना फॉर्म है। हीनयाना का मतलब होता है जो लोग पाली में पढ़ते थे बुद्धिज़्म को, और पाली में ही बात करते थे। तो ये लोग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते। ये मानते हैं कि पुराने जो अवशेष हैं, बुद्ध के हों, किसी बुद्धिस्ट मॉन्क, उसके ऊपर एक स्तूपा आर्किटेक्चर होता है। जो स्तूपा आर्किटेक्चर बनाया जाता है, उस
प्रे करते हैं ये लोग। तो जब आप पुराने केव्स में जाओगे, तो पुराने केव्स में आपको ऊपर नजर आएंगे अंदर में, जिसको आप चैत्या हॉल कहते हैं वहाँ उस कॉन्सेप्ट में। और वही चीज जब आप नए बुद्धिस्ट में जाओ, राइट, हीनयाना के बाद जो फॉर्म डेवलप हुआ उसको महायान कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मूर्ति पूजा करने लगे। अलग अलग बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्वा वो होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करने वाला हूं। मोक्ष बुद्धिज्म में निर्वाण कहते हैं, जिसको हिंदुइज्म में मोक्ष कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैं निर्वाण के बहुत करीब हूँ और मुझे दिखा कि मेरे निर्वाण या मोक्ष को छोड़ने से आपका कुछ भला हो जाएगा अभी, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोग बोलते हैं कि एक मोक्ष हुआ करता था, एक मतलब हिरन हुआ करता था जो वो निर्वाण के बहुत करीब था। उसको दिखा एक खरगोश को एक शिकारी मारने आ रहा है, तो हिरन सामने कूद गया। इस जन्म में उसको निर्वाण नहीं मिल पाया, उसको फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा मोक्ष लेने के लिए। उस तरीके का कॉन्सेप्ट, इसको बोधिसत्व बोलने लगे बेसिकली। तो मूर्ति पूजन आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देने लगा महायान। तो बहुत ज्यादा जो लेटर स्टेजेस में केव्स बने, तो उसमें आपको मूर्तियां दिखती हैं, विच मीन्स दे आर महायान। और पहले के इसमें वो हीनयाना केव। तो ये फिलोसफिकल चेंज हमको नजर आता है व्हेन इट कम्स टू द केव्स। उसके बाद हिंदुइज्म के भी थोड़े बहुत बहुत कम बने, लेकिन हाँ, कैलाश टेम्पल पर्टिकुलरली हमको नजर आता है। आप औरंगाबाद के पास जाओ तो वहां पे आपको केव आर्किटेक्चर में ये बहुत अच्छे से नजर आता है। और वहां पे थोड़ा बहुत लेटर स्टेज में रीडेवलपमेंट ऑफ री इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म के तौर पर उसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत इंडिया। तो वो एक हमको फिलोसफिकल चेंज केव आर्किटेक्चर में नजर आता ओके, तो मैं बात करता हूँ वैदिक पीरियड की। है। तो हाउ डिड द वैदिक पीरियड शेप आवर कल्चरल और रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया? उस वैदिक पीरियड ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया था हमारे कल्चर और रिलीजियस की, अगर बात करें लैंडस्केप की, ओके, वो बताइए हमें। कल्चरल लैंडस्केप को कैसे चेंज किया हमारे वैदिक पीरियड ने? ओके, वेदास, राइट। तो वैदिक पीरियड को जब आप देखोगे, तो वेदास के पहले की जो पूजा पद्धति जो भी रही है, उसका बहुत ज्यादा जिक्र हमको तब तक तो नहीं मिल सकता जब तक हम आईवीसी को डिकोड न कर लें, उसकी राइटिंग्स को डिकोड न कर लें। वेदास हमको एक नई पूजा पद्धति के बारे में बताती है, पर्टिकुलरली कल्चरल ट्रेडिशंस जो हम आज तक फॉलो करते हैं। क्या पूजा पद्धति है? वो पूजा पद्धति है सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस मीन्स जो हवन हम अपने घरों में करते हैं। अलग अलग तरीके के हवन हैं। अच्छा, तो क्या ये सिंपल हवन ही है बस? अगर आप उस तरीके से देखोगे तो आपको ये सिंपल सिर्फ पूजा पाठ नजर आएगा। लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, क्योंकि वी हैव टू ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। पूजा में हवन कुंड बनता है, तो हवन कुंड बनाने का स्ट्रक्चर होता है। हवन कुंड इज इधर स्क्वायर इन शेप, सर्कुलर इन शेप, समटाइम्स पेंटागोनल इन शेप। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगी कि हमारा जो कल्चरल एंड साइंस का कनेक्शन है, वो आपको वेदास के वैदिक पीरियड में बहुत क्लियरली खुल के नजर आता है सिविलाइजेशनल फॉर्म में। ओके, दिस इज समथिंग जहां पे आपको साइंटिफिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। क्योंकि आपको जब वेदास को पढ़ने के लिए ना अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जिसको वेदांगा लिटरेचर हम लोग बोलते हैं। उसमें एक वेदांगा लिटरेचर में एक पर्टिकुलर सेक्शन है कल्प करके। कल्प में एक सब सेक्शन है शिल्प। शिल्प में लिखा होता है कौन सा यज्ञ जो है वैदिक पीरियड में जब आप करोगे, किसमें आपको स्क्वायर शेप में होना चाहिए, किसमें आपको रेक्टेंगुलर शेप में अल्टर होना चाहिए, यानी कि हवन को सर्कुलर शेप में होना चाहिए। इसका मतलब ये है व्हेन वी आर टॉकिंग दैट पीरियड, इतना पुराना पीरियड, इस जमाने में इनको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह के ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर्स की समझ थी। और दिस इज यूनिक। वही जब आप इसमें जाओगे, बाकी के वेदांत से पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि भाई अथर्ववेद का एक सब डिविजन के थ्रू आप देखोगे तो राइट, तो एस्ट्रोनॉमी आपको नजर आती, तो इनको एस्ट्रोनॉमी की समझ है। तो ये जो चीजें हैं, ये कल्चरली तब से लेके हमको आज तक इम्पैक्ट करते आ रही है, एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक, और हम आज भी उसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट रहा। पर्टिकुलरली जब हम वैदिक पीरियड को देखते हैं, तो वैदिक पीरियड में हमको अलग अलग चीजें नजर आती है।
विच मीन्स वैदिक पीरियड में हमको जो एक ज़्यादा करके जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं, हम लोग ट्राइबल फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे, ऐसा लोग बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जो जन था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। भगवान थोड़े अलग हुआ करते थे। ऐसा लोग बोलते हैं कि उस ज़माने में हम त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते थे। त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाला कॉन्सेप्ट। हम अग्निदेव की पूजा करते थे। हम क्या कहते हैं, इसकी अश्विनी कुमार के दोनों बेटों की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा ज़्यादा करते थे। इंद्र वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड। हम अलग-अलग देवताओं की पूजा किया करते थे। और फिर वहाँ से ही वैदिक लिटरेचर से फिर अलग-अलग चीज़ें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होना और बाकी चीज़ें आई। वुमेन की स्ट्रक्चर, वुमेन का पोज़ीशन अगर आप सोसाइटी में देखोगे, तो देयर वर मेनी वुमेन हू आल्सो कंट्रीब्यूटेड। वेदा का कोई एक राइटर नहीं है, किसी भी वेद का, ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ, राइट? और मैं श्लोक लिखना जानता हूँ। तो मैंने एक श्लोक लिखा जो बड़ा पॉपुलर हुआ, व्हिच इज़ एड्रेसिंग टू समथिंग, ओके? तो फिर अगर मान लीजिए कि वो बड़ा जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमेशा बोलता हूँ कि एक यजुर्वेद का एक श्लोक है, जैसे ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि पराशो यत् भद्रे तन्नूषु आशो। मीन्स भगवान को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे दिमाग में हमेशा अच्छे विचार हैं, मतलब बुरे विचारों को मुझसे दूर कीजिए और मेरे दिमाग में हमेशा सुविचार आएँ। यत् भद्रे तन्नूषु आशव, अच्छे विचार। तो ये एक अच्छे थॉट थे, जिसको वेदास में इंक्लूड किया गया। गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र, जो अगेन कॉन्ट्रिब्यूटरी है, तो फिर उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है। अलग-अलग टाइम पीरियड पे आपको नज़र आता है कि बेहतर से बेहतर, अगर कोई राइटर अच्छा है, मैं अच्छा लिखता हूँ, तो मेरा श्लोक इंक्लूड होगा। आप अच्छा लिखते हैं, तो आपका श्लोक इंक्लूड होगा। ऐसे ही गार्गी हैं, मैत्री हैं, उनके भी श्लोक इंक्लूड हुए, वुमेन राइटर्स के श्लोक इंक्लूड हुए। आपको नज़र आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, कोई एक राइटर नहीं है इनका। वेदास से हमको ये भी पता चलता है कि जैसे वेदास में आप ट्रांसलेशन देखोगे तो एक श्लोक है जो ये ज़िक्र करता है कि दैट दिस आई एम ए राइटर, आई एम ए फिलॉसफर, आई एम राइटिंग दिस श्लोक। माय मदर क्या कहते हैं, वर्क्स इन अ डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब बिलॉन्गिंग टू डिफरेंट वर्ना। माय फादर बिलॉन्ग्स टू डिफरेंट वर्ना। मतलब वर्ना सिस्टम के बारे में जो भी हमको समझ में आता है, और क्योंकि सरकारी बुक में भी ये लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी हुआ करते थे, उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो मे बी दिस इज द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, राइट? कि वरना स्ट्रक्चर जो था उस टाइम पे, वो एक क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर था। ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। वो बंदा बता रहा है कि आई एम ए ब्राह्मण, जो लिख रहा है आई एम ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। हिज फादर इज अ शूद्र, हिज मदर इज अ वैश्य, राइट? मतलब समझो, आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो प्रोफेशन के आधार पर डिसाइड किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो उसके आधार पर। और फिर इसको अंग्रेजों ने तरीके से वर्टिकल स्ट्रक्चर बना दिया। तो हमको कल्चरली ये समझ में आता है, कल्चरली हमको वुमेन की पोजीशन समझ में आती है जब सभा और स्मृति जैसे, सब सभा और समिति जैसे क्या कहते हैं, काउंसिल्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैसले हो, मेल फीमेल सारे मेंबर्स हैं, सब डिस्कस कर। मॉडर्न टेरियंस में आप गांव की पंचायत ले लो, राइट, जिसमें वुमेन भी मेंबर्स हैं, और सब मिलकर उस चीज को, इश्यूज को, डेली इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो वुमेन की पोजीशन भी अच्छी थी और स्ट्रक्चर भी अच्छा था। सोशल स्ट्रक्चर वर्टिकल नहीं था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान था। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वैदिक सोसाइटी। हाँ, पोस्ट वैदिक सोसाइटी में आते आते जैसे थोड़ा ऐसा बोलते हैं, जैसा लिखा गया, जैसा कि अ, लालच थोड़ा बढ़ गया, तो उसकी वजह से मे बी स्ट्रक्चर में रिजिडिटी थोड़ी ज्यादा आ गई। बट हाँ, ये चीजें इस तरीके से, मतलब क्या कहते हैं, विमेन एंजॉयड गुड पोजीशन, राइट? द कास्ट डिस्टिंक्शंस वर नॉट देयर, एंड these are books which are not written by one individual. लिखी गई है, कितनी पुरानी है वो लिखने से हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि ये श्रुति और स्मृति लिटरेचर है। श्रुति और स्मृति लिटरेचर मतलब, आप लिटरेचर का मतलब होता है आप जो मुझसे सुन रहे हो, तो दैट इज श्रुति। स्मृति मतलब आप उसको याद रख रहे हो, विच मीन्स मैं आपको एक श्लोक याद करवा रहा हूँ, आप उसको 4 दिन तक याद कर रहे हो, 5 दिन तक याद कर रहे हो, उसके बाद आप फिर किसी और को सिखा रहे हो। ये जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा था, तो वी कैन नॉट डेट इट एग्जैक्टली, ये कितने पुराने, राइट? दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द वैदिक कल्चर्स।
कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं। कहीं पे हमको कुछ किताब मिलते हैं जो काला जादू की तरफ इशारा करते हैं। मतलब कुछ मंत्र ऐसे हैं, बीमारी हो गई मंत्र पढ़े बीमारी चली जाएगी। कुछ मंत्र मिलते हैं ऐसे, कॉलेरा अगर हो गया है तो उस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उस मंत्र से कॉलेरा ठीक हो जाएगा करके। तो एक तो ये तरीका था। फिर उसके बाद आपको कुछ क्या कहते हैं, आपको वैदिक लिटरेचर में ही पर्टिकुलरली आयुर्वेद का भी आपको ओरिजिन जो है वो वैदिक लिटरेचर से ही होता है। तो वहाँ पे भी वैदिक लिटरेचर में आपको आयुर्वेद की शुरुआत मिल जाती है, विच मीन्स मेडिसिनल जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई थी। तो नॉर्मल, और उसके अलावा आपको एक ज़्यादा क्या कहते हैं सोर्सेस मिलते हैं जिसमें बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च ऑन हर्ब्स वगैरह, या आप ये पत्ते खा लो या इस ट्री का बार्क लगा लो तो ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, चरक ठीक हो जाएगा, कॉलरा ठीक हो जाएगी, या बीमार बुखार आया तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों का इमरजेंस हमको देखने मिल जाता है। तो मल्टीपल तरीके से आप बोल सकते हो कि काला जादू भी है और बाकी दोनों चीज़ें भी हैं, मेडिसिन भी है, आयुर्वेद वाले भी चीज़ें हैं और हर्ब्स भी। तो सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं वहाँ पे। तो थोड़ा-सा मैं ट्रेड रूट्स की तरफ जाना चाहूँगा। जी, तो कौन-कौन से मेजर ट्रेड रूट्स थे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद द सबकॉन्टिनेंट? जी। तो वो कौन-कौन से ट्रेड रूट थे ओके। बेसिकली? तो एक तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही जो खास करके नज़र आता है। एक तो ट्रेड रूट जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वाइडर वर्ल्ड की जहाँ तक बात की जाए तो वाइडर वर्ल्ड की तरफ जो ट्रेड रूट कनेक्ट करता था हमको उस उत्तरापथ। ये बोलते हैं कि पुरुषपुर यानी कि आज के पेशावर से ये स्टार्ट होता था और ये कनेक्ट करता था ताम्रलिप्ति पोर्ट इन बंगाल। ताम्रलिप्ति इज एन एंशिएंट पोर्ट, समुद्र तक वो लेके जाते थे। इसी रूट को बाद में क्या कहते हैं शेरशाह सूरी ने किया और वो शेरशाह सूरी मार्ग बन गया। और क्या कहते हैं उसको हिंदी में बहुत टाइम तक शेरशाह सूरी मार्ग बुलाते थे, राइट। बट वो उसको ये नहीं बुलाता था, उसने उसका नाम रास्ता-ए आज़म रखा था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको रीडेवलप किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाने लगा। जीटी रोड तो ख़ैर काफ़ी टाइम तक फेमस रहा, मॉडर्न डे टाइम्स भी उसको बदल के एनएच किया गया है। ये एक ट्रेड रूट था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि ये पेशावर तक लेके जाता था और वहाँ से फिर सेंट्रल एशिया हम ट्रेड करते थे। वैसे इसके अलावा दक्षिणापथ भी है। दक्षिणापथ में पर्टिकुलरली हम चीज़ों को टुवर्ड्स द एंड साउथ तक, सदर्न एंड तक लेके जाते थे और मोस्टली हम ट्रांज़िट ट्रेड से बहुत पैसे कमाते थे उसमें। मतलब रोमन एम्पायर से वहाँ पे जो सामान आया, तो कुछ सामान से सॉरी चाइनीज़ एम्पायर से जो सामान आया वो हमने कुछ अपने लिए रख लिए और बाकी के सामान हम रोमन्स को बेच देते थे। उस ट्रेड से हम बहुत ज़्यादा कमाते थे, ट्रांज़िट ट्रेड से। और उसके अलावा हमारी अपनी भी चीज़ें थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे। खैर बिज़नेस के सेंस में हम वहाँ से ये दोनों रूट्स हम फ़ॉलो करते थे। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये बिज़नेस की वज़ह से पर्टिकुलरली जो ये बीच का ट्रेड था, चाइना और रोमन्स के बीच का सामान एक्सचेंज करवाने का ट्रेड, इतना पैसा हम कमाते थे इस चीज़ से। उस ज़माने के राइटर्स ये लिखते हैं एंड दे आर क्राइंग कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है और हमारा जितना भी बुलियन है, बुलियन का मतलब होता है सोना-चांदी, जितना भी हमारा सोना-चांदी है वो इंडिया में जाके बस जा रहा है एंड दिस वी आर टॉकिंग 2nd सेंचुरी बीसी। मतलब आज से समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, अभी 2023 चल रहा है, 2200 साल पहले। 2200 साल पहले वो इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि हमारा पूरा आज जिस मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ का पैसा यहाँ रहे, यहाँ का सोना यहाँ रहे, यहाँ का चांदी यहाँ रहे, बहुत ज़्यादा पैसा बाहर नहीं जाए, यहाँ पैसा खुद ही सर्कुलर घूमे। जिस बारे में हम लोग आज सोच रहे हैं, उस ज़माने में रोहन्स उस ज़माने में इतना परेशान हो गए थे इस ट्रेड की वजह से, तब रो रहे थे कि यार ये सोना-चांदी पूरा का पूरा भारत ले जा रहे हैं। उस ज़माने में करेंसी तो थी नहीं कि डॉलर में ट्रेड कर लेते, तो सोना-चांदी में ही करते थे, तो वो तब रो रहे थे। इतना ज़्यादा ट्रेड हमारे यहाँ पॉपुलर हुआ। कैन वी डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन हुँ, इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटीज़ कंसीडरिंग अ फिगर लाइक गर्गी और मैत्री? ठीक है। तो उनका क्या रोल था बेसिकली? जब हम बात करते हैं गार्गी की या मैत्री की, गार्गी एंड मैत्री आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द वैदिक लिटरेचर। ये लोग वैदिक लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने श्लोक्स बना रहे हैं, विमेन सेंट्स हैं और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं।
अच्छा, ये जो ट्रेंड है आपको नजर आता है, ये ट्रेंड आपको या तो मॉडर्न डे में नजर आता है, आज के जमाने में। अगर आप आज के जमाने में देखते हो कि जो ये राम कथा कहने वाले लोग हैं, right? संत तो नहीं बोलेंगे हर किसी को, लेकिन हाँ कथावाचक वगैरह जैसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे से बहुत आपको पता है कि बहुत सारी विमेन सेंट्स भी हैं जो कथा वगैरह कहती हैं और स्ट्रीट फूड कहती हैं। मिडाइवल पीरियड में आपको ये चीज नहीं नजर आता है, ये मानना कि विमेन आर दे डू नॉट डिजर्व। अच्छा, ये भक्ति आप और मैं एट द एंड समझो कि क्यों करते हैं। हमारा भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हायर गोल है। हायर गोल हमको क्या बताया गया रिलीजन के हिसाब से, दैट मोक्ष इज सपोज्ड टू बी द हायर गोल, कि भाई ये जन्म और मृत्यु के साइकिल से आप निकल सकते। आज के मॉडर्न डे में औरतों को भक्ति करना अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष ले सकते। इसका मतलब विमेन आर अलाउड फॉर मोक्ष। मिडाइवल टाइम में ये चीज अलाउड नहीं थी। वही आपको अपोजिट एंड का नजर आता है एंशिएंट। एंशिएंट में औरतें मोक्ष भी ले सकती थी, वो संत भी बन सकती थी, वो श्लोक लिख भी सकती थी, और वो रिलीजियस टॉपिक पे डिबेट भी कर सकती थी। राइट? सो मच सो गवर्नेंस के लिए भी आपको नजर आता है कि जिसमें से जैसा एग्जांपल दिया मैंने आपको, सभा समिति, पर्टिकुलरली ये वैदिक काउंसिल्स ही है, वैदिक टाइम पीरियड, यहाँ पे भी विमेन मेंबर्स अलाउड होती थी एंशिएंट पीरियड में। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे विमेन, रिलीजन पे कमेंट करना, कमेंट्रीज लिखना, श्लोक लिखना। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही ये था, बुद्धिज्म में भी आपको नजर आता है। बुद्धिज्म में भी बुद्धा और आनंदा का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एक, कि वेदर वुमेन शुड बी अलाउड इन संघ और नॉट। संघ मतलब जो मोनेस्ट्रिक ऑर्डर है, यानी कि संत बनना, क्या अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहां पे भी अलाउड किया गया। जैनिज्म में भी आप देखोगे तो विमेन सेंट्स वेर अलाउड। राइट? तो पूरी ही एंशिएंट हिस्ट्री में, पूरी ही एंशिएंट इंडिया में you do find that women were allowed to become saints, at the same time attain their moksha, the higher goals of life, whatever was there. Okay. कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज विच कुड हेल्प अस मेकिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट Okay. इंडिया? मतलब फ्यूचर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आप समझिए कि जैसे जब आप आज का लिटरेचर पढ़ते हो, तो आपको उससे पहले के लिटरेचर के उसमें चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि वो भी तो जब लिख रहे होंगे, जब मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ किसी भी चीज के बारे में, कोई हिस्ट्री किसी टॉपिक पे लिखता हूँ, तो मैं कोट करूंगा उसमें ब्रिटिश टाइम के हिस्टोरियंस जो हैं, पर्टिकुलरली जदुनाथ सरकार जो हैं, उनको कोट करूंगा, उन्होंने लिखा। या राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिख रहा हूँ, तो राजस्थान के हिस्टोरियंस को कोट करूंगा उनको, जैसे अलग अलग हैं, एक हिस्टोरियन ने पढ़े शर्मा, तो वो उनको कोट करूंगा। या फिर आर एस शर्मा जो है, जो उनको कोट करूंगा, या किसी को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हुआ, अगर उनकी राइटिंग से मैं कुछ ले रहा हूँ तो उनको कोट करूँ। ये चीज हमेशा से रही है। अगर कोई पहले भी लिखता था तो अपने टाइम के उनसे पहले जो चीज जिन्होंने लिखी है उसका रेफरेंस वो लेता है राइटिंग। हम जब गुप्ता को पढ़ते थे तो हमको पता चला कि हाँ यार, मौर्यास एग्जिस्ट किए। और फिर जब हम ब्राह्मी लिपि समझ गए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट समझ गए, तो हमने मौर्यास का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, तो हमको पता चल गया। तो मेजर फोकस हमारा होना चाहिए आईवीसी की को डिकोड करना। द मोमेंट वी डिकोड आईवीसी स्क्रिप्ट, तो हमको उस जमाने की हिस्ट्री तो पता चलेगी, आज से 5000 साल पहले की हिस्ट्री तो पता चलेगी। हमको रेफरेंसेस मिलेंगे कि हमको उससे पहले 5000 साल पहले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 साल पहले जो सील्स हैं मिली, वो एडवांस योगा पोजीशन है। तो सोचिए सिविलाइजेशन कितना पुराना है, समझ रहे हैं कितना पुराना सिविलाइजेशन हो सकता है। तो जब हम उसको डिकोड कर लेंगे तो हमको उस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगी कि हमको और कितना पीछे जाने की जरूरत। मे बी हमको रेफरेंसेस मिलेंगे, राइट? मे बी हम समझ पाएंगे कि वो और बेहतर तरीके से कैसे डेवलप हुए, कैसे डिस्ट्रॉय हुए, तो हम बेहतर राइटिंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको। सबसे पहले हमारा अभी जो डिस्कवरी है, लोग ज्यादा करके इंडिया में आईवीसी की साइट्स खोज रहे हैं, राखीगढ़ी हो हरियाणा में, या फिर दामाबाद हो महाराष्ट्र में। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि ज्यादा काम अगर आईवीसी की स्क्रिप्ट की रीडिंग पे हो तो वो ज्यादा बेहतर फोकस एरिया होगा और वो ज्यादा बेहतर डेवलप कर पाएगा। और उसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो जैसे लोग मानते हैं कि इंडियंस को हिस्ट्री नहीं आती, ऐसा नहीं है।
हमारा हिस्ट्री कहने का और सुनाने का तरीका अलग था। जैसे लोग बोलते हैं कि हमको हिस्ट्री नहीं आती, हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आपको हमारी ही राइटिंग से, जैसे एक नाटक से, एक विशाख दत्त के एक नाटक से हमको पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर में राम गुप्ता नाम का भी एक राजा हुआ करता था। ये हमको एक नाटक से पता चलता है और बाद में एविडेंसेस मिलते हैं जब लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उन राइटिंग्स को थोड़ा और इवॉल्व करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ट्रांसलेशन की ज़रूरत है बेहतर तरीके से। फिर हमारी बहुत सारी राइटिंग समझिए कि जो भी ट्रांसलेशन जो हम पढ़ते हैं या जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में है, क्योंकि बहुत कम हिस्टोरियंस हैं जिनको संस्कृत की या पर्शियन की नॉलेज बची है। तो अब ये लोग जो हैं, अब ये किस राइटिंग को पढ़ रहे हैं? ये राइटिंग को पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने की है ट्रांसलेशन हमारी, राइट? ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए जो ट्रांसलेशन की है उसको पढ़ रहे हैं। अब ब्रिटिशर का ट्रांसलेशन किया हुआ क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें अंतर होगा। मुझे अगर आपको कैप्चर करना, तो मैं आपको थोड़ी बताऊंगा कभी यार मोहित आप बड़े महान हो और आप बचपन से महान रहे। मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा मोहित तुम बहुत कमजोर हो और तुमको मजबूत बनने की जरूरत है। उसके लिए मैं तुमको सिखाता हूँ मजबूत कैसे बनते हैं। वो आपसे तुम का जो डिफरेंस है वो तुरंत आ जाता है यहाँ, समझ रहे हो? ये जो डिफरेंस आया, तो आपका हिस्ट्री जब मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि नहीं नहीं आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, तो कॉलोनियल माइंडसेट से होगा। और लोग जब उस माइंडसेट की किताबों को, उस ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो वो क्या ही हिस्ट्री लिखेंगे? तो वो हमेशा लॉस्ट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑफ फूल्स, नॉन वॉरियर सिविलाइजेशन इस तरह से। ऐसा है नहीं। हम बहुत लड़े हैं, हम बहुत लड़ना चाहते हैं। वी आर ए सिविलाइजेशन जिसको फिलॉसफी भी आती है, जिसको वॉर क्राफ्ट भी आते हैं अच्छे से अच्छे तरीके के। इन चीजों पे काम होना चाहिए। ये जो एक धारणा बनी हुई है कि कमजोर लोगों का सिविलाइजेशन रहा है, हमको धर्म में इंटरेस्ट रहा है, हमको क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं भाई, हमारे यहाँ पे चारों चीजें थी, धर्म भी था, अर्थ भी था, काम भी था, मोक्ष भी था, राइट? मोक्ष वॉज सेव्ड फॉर लेटर एजेस, कि बुढ़ापे में जाके मोक्ष लेना। मेन जिंदगी में आपको जो है अर्थ और काम पे फोकस करना था। तो अर्थ इज द मनी। हम मनी पे फोकस करने वाले लोग भी रहे हैं, मोक्ष पे फोकस करने वाले लोग, वॉर भी रहे हैं, फिलॉसफी भी रही है। मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम अच्छे खासे मेटरलिस्टिक रहे हैं। तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहोगे? यस, मैं आपके लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा, इस माना थोड़ा थोड़ा बोरिंग है, पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है हिस्ट्री को। अपने आप के बारे में जानना बेहतर रहता है। जितना ज़्यादा हम पुरानी चीज़ों को जानेंगे, हम अपने आप को, आज को समझ पाएंगे। और जो हिस्टोरिकली हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। और उसके लिए हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए ज़्यादा उसको, ताकि जो सिविलाइजेशन की गलतियाँ कम ज़्यादा पहले हुई हों, वो आने वाले टाइम पे ना हो। एंड सो दैट कैन हेल्प इंडिया ग्रो। और ग्रो करने के लिए सारी चीज़ों का समझना ज़रूरी है। हमको सोसाइटी भी उतने अच्छे से समझने ज़रूरी है, हमको अपना कल्चर और हिस्ट्री भी उतने अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो आई वुड से कि रीड इट, एंड आई होप जो थोड़ा बहुत मैं उनको हिस्ट्री के बारे में बता पाया हूँ, थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट बढ़े। लेट्स होप। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर लिसनर्स। दैट्स इट। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर।